सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं अंकित, आपका एसएसटी फैकल्टी मेधा गुरु से। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 1, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि संसाधन क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट आर रिसोर्सेज। तो देखिए, रिसोर्सेज आर एनीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और आवर नीड्स। तो बात ऐसी है कि पर्यावरण में मौजूद जो भी चीज़ है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसे ही कहते हैं संसाधन या रिसोर्स। ठीक है। रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर बट अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखिए, ऐसी बात है कि रिसोर्स जो है कुदरत से फ्री फोकट में नहीं मिलते। इंसानों को चीज़ों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल दूँ मैं, तो आप देखेंगे कि एक पेड़ काट दिया गया और पेड़ काटने के बाद आपको क्या मिला? लकड़ी मिली। हम पत्तों को अभी हटा देंगे और बात करेंगे लकड़ी की। तो जब लकड़ी मिली आपको, तो क्या हुआ? आप लकड़ी का सीधा इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए कर सकते हैं? आप उसे जलाने के लिए कर सकते हैं, आप उससे फर्नीचर बनाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेज़ बना ली, टेबल बना लिया, डेस्क बना लिया, या फिर क्या कहते हैं, कुर्सी बना ली। तो अगर आपको उन रिसोर्सेज को ज़रूरत के हिसाब से बदलना है, ज़रूरत के हिसाब से आपको बदलने के लिए अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि ह्यूमंस ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड देन यूज देम। क्योंकि सिर्फ लकड़ी का कुछ काम नहीं होता है, लकड़ी को बदलना पड़ता है। अगर आप लकड़ी के कुंदे की बात करें जो पेड़ काटने के बाद आपको मिलेगा, उसे आप सीधा सीधा नहीं जला सकते, उसे जलाने के लिए आपको काटना पड़ेगा। तो वो भी रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद फिर आपको कुर्सी बनाने के लिए या फिर टेबल बनाने के लिए भी उस लकड़ी के कुंदे को काटना ही पड़ेगा। तो वो भी एक रिसोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन ही है, और इंसानों की ज़रूरत पड़ती है उस काम के लिए। इसलिए तो आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट और रिसोर्स। तो इन तीन चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे क्या है। देखिए, क्या रिश्ता है इनके बीच। सबसे पहले टेक्नोलॉजी पर को देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या होती है? जो भी आपके काम को आसान करे, इंसान के काम को आसान करने वाली चीज़ों को टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल में आपको पता है कि पहले आप कीपैड वाले फ़ोन्स का इस्तेमाल करते थे, बाद में आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने लगे। तो कीपैड वाले फ़ोन में आपको इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलती थी। ज़्यादातर केसेस में कीपैड वाले फ़ोन में आपको इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलती थी, तो आपको इंटरनेट कैफ़ेज़ जाने पड़ते थे। इंटरनेट कैफ़े नहीं गए तो आपको एक लैपटॉप या फिर एक पीसी खरीदनी पड़ती थी। बाद में क्या हुआ? स्मार्टफोन्स आ गए। स्मार्टफोन्स आने के बाद आप क्या करते हैं? अब आपके हाथ में चलता फिरता पीसी है, जिसे पाम टॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि तकनीकी का विकास हुआ और आपके हाथ में इंटरनेट आ गया। पहले आपके पास इंटरनेट नहीं था, केवल आप कॉल कर सकते थे और एसएमएस कर सकते थे। तो तकनीकी का जब विकास होता है तो रिसोर्स का भी विकास होता है, संसाधनों का भी विकास होता है। यही बात है। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस का इसमें क्या काम है? तो मैंने आपको फ़ोन का एग्जांपल दिया, तो फ़ोन कोई कंपनी ही बनाती होगी ना। और अगर वो कंपनी नहीं होती तो फ़ोन कैसे बनेगा? और अगर वो कंपनी नहीं होती तो उस फ़ोन को ऐसा बनाना जिसमें आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकें, वो कैसे करेंगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे करेंगे? उसके लिए इस चीज़ का होना ज़रूरी है, इंस्टीट्यूशन का। इंस्टीट्यूशन में केवल एक बिल्डिंग नहीं होती है, लोग होते हैं और लोग ही काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, ये सारे लोग ही करते हैं। इसके बाद फिर रिसोर्स, उधर चला जाता हूं। तो रिसोर्स क्या है? देखिए, ऑल थ्री आर इंटीमेटली रिलेटेड, कनेक्टेड। अगर रिसोर्स नहीं होंगे तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस बात पर करेंगे, किस चीज पर करेंगे? बात यही है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो 4 तरीकों से रिसोर्सेस को क्लासिफाई किया गया है। ये तरीके कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले है बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से कैसे? तो देखिए, बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज ऐसी चीज है जो जिंदा चीजों से आती है, जैसे लकड़ी हो गई। पेड़ जिंदा चीज होते हैं, उन्हें काट दिया जाता है, अलग बात है। उसके बाद फिर खाना हो गया। ये सभी क्या है? ये बायोटिक रिसोर्सेज है। और इसके बाद आप देखेंगे एबायोटिक रिसोर्सेज जो है मिनरल्स, पानी, हवा, खनिज, ये सारे क्या है?
एबायोटिक रिसोर्सेज है जो नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स। आपको पता होगा लिविंग और नॉन लिविंग क्या अंतर है। इसके बाद फिर बेस्ड ऑन एग्जॉस्शन, एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो दो तरह के रिसोर्सेज है। देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्स जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो वापस आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्स जिनका इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और वो वापस नहीं आ पाएंगे, उन्हें कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी आप देख लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से चार तरह के रिसोर्स है। देखिए, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। तो ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें आप प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं, जैसे किसी की खरीदी हुई जमीन, उस पर आप जाकर क्रिकेट नहीं खेल सकते। प्राइवेट प्रॉपर्टी में बहुत कुछ आता है, जैसे कि कार्स, लोग कार खरीदते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी में प्राइवेट जेट्स आते हैं। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो भी होती है उसे कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स, जिसका इस्तेमाल एक इंसान या फिर एक फैमिली कर रही है। दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्स। तो कम्युनिटी रिसोर्स क्या है? ऐसे रिसोर्स जिसका इस्तेमाल पूरी कम्युनिटी करती है उसे कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। तो आप देखेंगे कि पार्क्स जो हैं वो एक तरह का कम्युनिटी रिसोर्स है, क्योंकि हर कोई इस्तेमाल करता है उनका, ठीक है। रोड्स जो है वो भी एक तरह का कम्युनल रिसोर्स है, क्यों? क्योंकि हर कोई इस्तेमाल करता है उनका, ठीक है। उसके बाद है नेशनल रिसोर्स। तो नेशनल रिसोर्स क्या होते हैं? जो रिसोर्सेज पूरे देश के होते हैं उन्हें कहते हैं नेशनल रिसोर्स। तो इसमें क्या आ जाएगा? देखिए, मिनरल डिपॉजिट, ऑयल रिजर्व्स, ये सब क्या है? नेशनल रिसोर्सेज है जो पूरे देश का होता है। और इसके बाद है इंटरनेशनल रिसोर्स जो पूरी दुनिया का होता है। अब जैसे ओशन वाटर हो गया, वो क्या है? पूरी दुनिया का है। एटमॉस्फेयर पूरी दुनिया का है, कोई इस पर क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा है सिर्फ। अब इसके आगे आएंगे बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के हिसाब से तीन तरह के रिसोर्स हैं। पहला है पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा है डेवलप्ड स्टॉक और तीसरा है रिजर्व। तो एक एक करके इन्हें भी देखते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जिनका होता है पोटेंशियल इस्तेमाल करने का, ठीक है, लेकिन अभी तक उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो भारत में लिथियम के रिजर्व्स पाए गए हैं, लेकिन लिथियम को अभी तक निकाला नहीं गया है, तो लिथियम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और जब लिथियम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो आप उसे कह सकते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, जिसका बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है इन द फ्यूचर। इसके बाद डेवलप्ड स्टॉक, ऐसा रिसोर्स, ऐसे संसाधन का इस्तेमाल किया जा रहा है और स्टॉक में रखा गया है, बना कर रखा गया है। देखिए कैसे है, रिसोर्सेज दैट आर बीइंग यूज्ड बट आर नॉट येट फुली एक्सप्लॉइटेड। तो देखिए ये बात है कि इन संसाधनों का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन पूर्ण तरीके से, बढ़िया तरीके से, एफिशिएंट तरीके से नहीं हो रहा है। इसके बाद फिर रिजर्व्स, ऐसे रिसोर्स दैट आर नोन टू एग्जिस्ट एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। तो क्या है? आप जानते हैं कि ये रिसोर्स एग्जिस्ट करते हैं और इन्हें आर्थिक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। जैसे कि कोयला, भारत में कई जगह पर कोयले हैं, कोयले के खान हैं, और कोयले के खान को आपको पता है कि वहाँ रिजर्व है बहुत सारा, और उसे इकोनॉमिक ढंग से निकाला जा रहा है। इकोनॉमिक ढंग मतलब अच्छी एफिशिएंसी, बर्बादी नहीं की जाती। स्टॉक में बर्बादी हो सकती है, इसीलिए कहा गया है कि दीज आर नॉट येट फुली एक्सप्लॉइटेड। लेकिन क्या है, रिजर्व जो है उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा चुका है। अब हम लोग आगे देखेंगे रिसोर्स डेवलपमेंट, संसाधनों का विकास कैसे किया जाए। रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड वेल बीइंग। इंसान की सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज जरूरी है, संसाधन जरूरी है। कैसे? आपको पता है खाना भी एक तरह का रिसोर्स है, अगर आप नहीं खाएंगे तो आप मारे जाएंगे। पानी भी एक तरह का रिसोर्स है, अगर आप नहीं खाएंगे तो आप मारे जाएंगे। हवा भी एक तरह का रिसोर्स है, अगर आप सांस नहीं लेंगे तो आपको पता है क्या होगा। तो ये सभी चीज़ें हैं। इंसान सर्वाइव करने के लिए ही संसाधनों का इस्तेमाल करता है। इंसान, आप जानते होंगे, शुरू में जो इंसान था वो घूमता था, नोमैडिक क्रीचर था। बाद में जब उसे पता चला कि हम खेती कर सकते हैं तो वो सेटल होना शुरू हुआ, उसने घर बनाना सीखा, उसने रोड बनाने सीखे, उसने शहर बनाना सीखा, और आज की सभ्यता उसी प्रोसेस का एक रिजल्ट है। ये सभी चीज़ें आपको जाननी है। तो इन द पास्ट रिसोर्सेज वर ऑफ्टन सीन एज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड वर यूज्ड
इनडिस्क्रिमिनेटली। और इसी के कारण आज दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग है, आज दुनिया में वेस्ट मैनेजमेंट में दिक्कत है, इसी के कारण है। क्योंकि पहले लोग समझते थे कि रिसोर्स जो है, संसाधन जो है, नेचर से फ्री में मिलते हैं। जब फ्री में मिलते हैं तो जितना इस्तेमाल कर सकते हैं करिए, और वही किया गया। और करने के बाद आज हम झेल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास, अनएक्सपेक्टेड नेचुरल डिजास्टर्स भी आ जा रहे हैं। आप जान रहे होंगे कि कितनी कितनी मुश्किल से अभी बाढ़ से निकले हैं, और अभी भी बाढ़ का सिचुएशन चल रहा है भारत में। This had led to problems such as resource depletion, inequality and environment damage। तो क्या है देखिए, रिसोर्स डिप्लीशन मतलब संसाधनों का खत्म हो जाना। तो आपको पता है कि 100 साल पहले हमने 100 से 150 साल पहले हमने पेट्रोलियम की खोज की, और पेट्रोलियम की खोज करने के बाद हमने पेट्रोलियम का इतना इस्तेमाल किया कि अब हमारे पास ज़्यादा पेट्रोलियम बचा नहीं है। अब दुनिया का जो क्या कहते हैं ऊर्जा का केंद्र है, वो पेट्रोलियम से बदल कर अब रिन्यूएबल एनर्जी वाले ऊर्जा के केंद्र बन गए हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कहते हैं उन्हें, जैसे सनलाइट हो गया, जैसे विंड हो गया, जैसे टाइडल एनर्जी है, जैसे हाइडल एनर्जी है। ये सभी चीज़ें क्या है, ये नॉन कन्वेंशनल है। और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, कोयला है, उसके बाद पेट्रोलियम है। इन सभी चीज़ों को कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और नॉन कन्वेंशनल जो नेचुरल तरीके से बनता है, जैसे कि सनलाइट, सोलर एनर्जी, वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद टाइडल इलेक्ट्रिसिटी, टाइडल एनर्जी। तो ये सभी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। दूसरी बात है इनइक्वालिटी। तो आप जानते हैं कि जिसके पास ज़्यादा संसाधन है वही अमीर है, जिसके पास कम संसाधन है वही गरीब है। तो इनइक्वालिटी फैलती है संसाधनों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने से। उसके बाद फिर एनवायरमेंटल डैमेज, जो मैंने आपको बताया कि हम क्या झेल रहे हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स झेल रहे हैं, हम अनएक्सपेक्टेड नेचुरल डिजास्टर्स झेल रहे हैं, ये सभी चीज़ें हैं। आगे बढ़िए और देखिए, तो रिसोर्स डेवलपमेंट में प्रॉब्लम 3 है। पहला प्रॉब्लम है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। आपको पता है कि रिसोर्सेज आर फाइनाइट। रिसोर्स जो है वो खत्म होने के कगार पर आ सकते हैं अगर उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वो एक तय क्वांटिटी में है, एक तय मात्रा में है। दूसरी बात, इफ दे आर नॉट यूज सस्टेनेबली दे विल रन आउट। यही कहने की बात है कि तय मात्रा में रिसोर्सेज मौजूद हैं, और अगर ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया तो खत्म हो जाएगा। दिस विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी और इकोनॉमी में दिक्कत आएगी। ठीक है। दूसरा देखेंगे, होर्डिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो मैंने आपको बताया कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। तो जो लोग अमीर होते हैं उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्स होते हैं। आप सीधी सीधी बात अगर देखेंगे तो मैं एक फिलोसफिकल बात बताता हूं कि इंसान 10 घर तो खरीद लेता है लेकिन रहता सिर्फ एक ही में। अमीर लोगों की यही दिक्कत है, वो लोग 10 घर खरीद लेंगे लेकिन रहेंगे केवल एक ही में, पता नहीं 10 का क्या करना है। तो जो लोग अमीर हैं वो क्या करते हैं, रिसोर्स को होल्ड करते हैं, जमा करते हैं। When resources are concentrated in hands of a few, it leads to inequality। आप जानते हैं अमीर और गरीब, इसी को इनइक्वालिटी कहा जा रहा है। This can cause social unrest। इससे सामाजिक बदलाव, इससे सामाजिक दिक्कतें आती हैं। जैसे कि जानते हैं हम गरीब लोग कितने दिक्कत में रहते हैं। हमारी सरकार काफ़ी कोशिश करती है कि गरीबों का वेलफेयर किया जाए, कल्याण किया जाए, लेकिन इतना आसान काम तो नहीं है। इन्वायरमेंटल डैमेज। अब ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचेगा ही। जैसे पेड़ काट दिए, डिफॉरेस्टेशन। पेड़ क्यों काटे, टिम्बर के लिए। पेड़ क्यों काटे, फायरवुड के लिए। और इससे क्या दिक्कत हो गया, इससे दिक्कत यही हुआ कि आपने पेड़ काट दिए, आपने पर्यावरण का जो साइकिल है उसे डिस्टर्ब कर दिया है। और अब इस साइकिल के डिस्टर्बेंस के कारण आप झेलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। अब इस साइकिल के डिस्टर्बेंस के कारण आप झेलेंगे अनएक्सपेक्टेड नेचुरल डिजास्टर्स। और अब इस साइकिल के डिस्टर्बेंस के कारण आप झेलेंगे अपनी ही बनाई हुई दिक्कतें, जैसे कि अमीर और गरीब। ये भी एक दिक्कत है, सोसाइटी की दिक्कत है। द इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज डैमेज द एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण को बर्बाद करने का तरीका क्या है, बिल्कुल संसाधनों का बिना लगाम के इस्तेमाल करना। दूसरा, दिस कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द पीपल एंड इकोसिस्टम। तो आप जानते हैं, मैं आपको बताता हूं कि पेट्रोलियम का हमने काफ़ी इस्तेमाल किया। इतना इस्तेमाल किया है कि दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से एक कौन सा है, दिल्ली। और वहाँ पर हर ठंड के मौसम में
वैसे तो सालों भर दिक्कत होती है, लेकिन हर ठंड के मौसम में लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है। काफ़ी हद तक लोग अस्थमा के भी शिकार हो जा रहे हैं इसी इन्वायरमेंटल डैमेज के कारण। साफ़ स्वच्छ हवा नहीं मिल रही, और अब जब साफ़ स्वच्छ हवा नहीं मिलती है तो आप अस्थमा के शिकार हो सकते हैं। अब इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग रियो डी जेनेरो अर्थ समिट के बारे में। तो क्या है अर्थ समिट? यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस था एनवायरनमेंट के ऊपर। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था 1992 में। आपको पता है कि दुनिया के जो 7 अजूबे हैं, 7 अजूबे में से एक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में है, जिसका नाम है क्राइस्ट द रिडीमर। समझे? तो क्राइस्ट द रिडीमर जो है रियो डी जेनेरो में है, और यहीं पर हुआ था 1992 का अर्थ समिट। तो क्या हुआ था यहाँ पे? देखिए 178 गवर्नमेंट एंड थाउजेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एनजीओज। तो 178 अलग अलग देशों के डेलीगेट्स आए थे यहाँ पे, 100 इंपॉर्टेंट लोग थे। और क्या हुआ था, यहाँ पर अलग अलग एनजीओ के लोग भी आए थे। यहाँ पर डिसाइड किया गया कि दुनिया जो है एजेंडा 21 को फॉलो करेगी। तो एजेंडा 21 क्या है? देखिए, अ नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आपको पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट इस तरह से करना है कि संसाधनों का एफिशिएंट विकास हो सके, एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल हो सके, और दूसरी बात कि आने वाले जनरेशन के लिए हम कुछ रिसोर्स छोड़ कर जाए। इसलिए इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आउटलाइंस अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो क्या क्या इसका गोल्स है वो भी देख लेंगे। देखिए, पढ़िए। सबसे पहला गोल है पॉवर्टी एराडिकेशन, दूसरा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तीसरा है सस्टेनेबल एनर्जी, चौथा है सस्टेनेबल सिटीज, पांचवा है प्रोटेक्शन ऑफ ओशंस एंड सीज, छठा है प्रोटेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, और सातवां है प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स। तो यहाँ देखिए 4 चीज़ों में सस्टेनेबल, 1 2 3 4। उसके बाद फिर पॉवर्टी इराडिकेशन मतलब गरीबी हटाना है। उसके बाद क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ ओशंस एंड सीज है, और उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए 1992 में 2 चीज़ें लेखांकित की गई थी, एक एजेंडा 27, दूसरा था 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो क्या है देखिए, 1992 के अर्थ समिट के बाद ही ये आए हैं। तो पहला क्या है देखिए, यहाँ पर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इसे समझाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, आप वीडियो पॉज करके अगर आपको लिखना है तो लिख ले, क्योंकि आपकी किताब में तो नहीं लिखा हुआ है। ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है, बस दिखाने के लिए कि ये हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसलिए मैंने ये स्लाइड डलवाई है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। भारत में किस तरह से रिसोर्स प्लानिंग की जा रही है, क्या नीति है, ये देखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सस्टेनेबिलिटी। आपको रिसोर्स इस तरह से इस्तेमाल करना है कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका हो, और दूसरी बात क्या हो कि आप बर्बादी ना करें, और तीसरी बात कि आने वाली पीढ़ियों को आपने जो काम किया है उसका लाभ मिल सके। ठीक है। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब इस तरह के एनर्जी का इस्तेमाल करना है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे सनलाइट को आप ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, वो अलग बात है कि मानसून के सीजन में थोड़ा कम सनलाइट मिलेगा, लेकिन सनलाइट को आप ख़त्म नहीं कर सकते। आप विंड को ख़त्म नहीं कर सकते। आप ओशन का टाइड्स यानी ज्वार और भाटों को ख़त्म नहीं कर सकते। वो सब पृथ्वी का प्रोसेस है, पृथ्वी का प्रोसेस है। खास करके सनलाइट तो पृथ्वी के प्रोसेस नहीं है, वो तो सन से आती है, लेकिन विंड्स ये प्रोसेस पृथ्वी का है। उसके बाद टाइड्स, ये भी पृथ्वी और मून का प्रोसेस है। तो ये सभी चीज़ों को आप ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने में जोर दिया जा रहा है भारत में, और भारत दुनिया में सोलर एनर्जी के देशों को लीड करता है। इसके बाद वाटर मैनेजमेंट। भारत में इस चीज़ की थोड़ी कमी है, क्योंकि पानी की हर जगह कमी हो रही है। देखिए क्या है, इंडिया इज फेसिंग इंक्रीजिंग वाटर स्कार्सिटी एंड हैज़ इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज टू रिड्यूस वाटर वेस्ट एंड प्रोटेक्ट वाटर रिसोर्सेज। आप जानते हैं तमिलनाडु में एक लॉ है, और ये लॉ क्या है कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी ही है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सज़ा मिल सकती है। तो ये किस लिए है? ये वाटर मैनेजमेंट के लिए है कि पानी ख़त्म ना हो जाए। पानी अगर ख़त्म हो जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में क्या है। तो आपको पता है कि भारत में कई तरह के अलग अलग मिनरल मिलते हैं, इसीलिए कहा गया है इंडिया इज़ ए रिसोर्स रिच कंट्री। सिर्फ मिनरल नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी भारत में बहुत सारे हैं। हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो ह्यूमन रिसोर्स में भी हम काफ़ी आगे हैं। तो इन सभी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, अनइवन है। आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कम लोग रहते हैं, ठीक है,
आप जानते हैं कि छोटा नागपुर प्लेटू में ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। आपको पता है कि पंजाब के प्लेन्स जो है वहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये रिसोर्स के फैक्टर्स हैं। जैसे कि मिनरल्स, ये क्या है? रिसोर्स। उपजाऊ मिट्टी, ये क्या है? रिसोर्स। इंसान, ये भी रिसोर्स। और ये भारत के अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से मिलते हैं, अलग अलग मात्राओं में मिलते हैं। इंसान को भी मात्रा में गिन सकते हैं आप गिनती करिए। some regions are rich in certain types of resources while others are deficient। जैसे आपको पता है कि राजस्थान में अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ पानी नहीं मिलता। छोटा नागपुर में बहुत सारा क्या कहते हैं मिनरल्स हैं, और यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी की कमी है। पंजाब, हरियाणा, इन सभी जगहों पर उपजाऊ मिट्टी है तो वहाँ मिनरल्स की कमी है। और फिर नॉर्थ ईस्ट में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ लोगों की कमी है, सबसे बड़ी बात। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट ऑल लेवल्स। तो किया ऐसा जाता है कि जिसको जितनी ज़रूरत है उतना रिसोर्सेज दिया जाएगा। इसलिए मिनरल्स हो गया, इसे कहाँ रखा गया है? इसे यूनियन लिस्ट में रखा गया है, यूनियन के लिस्ट में रखा गया है। इसके बाद देखिए, रिसोर्स प्लानिंग कैन हेल्प टू इंश्योर दैट एवरीवन हैज़ एक्सेस टू रिसोर्स दे नीड। रिसोर्स प्लानिंग क्या है? आपको मदद करेगी कि जिसके पास जितना रिसोर्स की ज़रूरत है आप उसे उतना ही पहुंचा सके। ठीक है, भारत में वैसे भी कहा जाता है कि प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नीड्स, यानी उत्पादन शक्ति के अनुसार करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण जो है वो ज़रूरत के हिसाब से करेंगे। ये एक तरह का कम्युनिस्ट आउटलुक है इकोनॉमी के ऊपर, कम्युनिज्म वाला आउटलुक है इकोनॉमी के ऊपर, कम्युनिस्ट आउटलुक नहीं है। इट कैन ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर आप रिसोर्स प्लानिंग सही से करते हैं तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से आप बच सकते हैं, और यह सही बात है। इसके बाद देखिए, रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, इन्वेंटरिंग एंड डेवलपिंग रिसोर्सेज। क्या करना पड़ता है? आपको पता लगाना पड़ता है कि रिसोर्स कहाँ पर है, किस तरह से हैं, उसके बाद फिर उसे कैसे रखा जाए, उसके बाद फिर उसका विकास कैसे किया जाए। क्योंकि आपको मिनरल्स, सीधा बात है कि आपको जो मिनरल्स है, आयरन का 3 तरह का ओर होता है और ये पत्थर ही होता है। फिर पत्थर को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद क्या है देखिए, इंडिया हैज मेड concerted efforts to achieve the goals of resource planning since the first 5-year plan। 5-year plan आपको पता है भारत में चलाए गए थे 5 years प्लान। पहला 5 year प्लान था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, दूसरा इंडस्ट्रियल, इस तरह से। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट बट इट इज नॉट सफिशिएंट। देखिए क्या है, रिसोर्स होना तो जरूरी है, ठीक है, और डेवलपमेंट के लिए जरूरी भी है रिसोर्स। विकास अगर आपको करना है तो इन रिसोर्सेज का होना जरूरी है, लेकिन वो जरूरत के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ये बहुत बड़ी दिक्कत हर देश फेस करता है, सिर्फ भारत में ही नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि क्या है, रिसोर्स पर्याप्त नहीं है तो दिक्कत किसको आती है? जनता को आती है। इसके बाद देखेंगे, देयर आर मेनी रीजन्स इन इंडिया दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। जैसे छोटा नागपुर प्लेटू, ये क्या है? रिसोर्स रिच है, लेकिन हम लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। मैं भी छोटा नागपुर प्लेटू के एरिया से ही हूँ। देयर आर ऑल्सो रीजन्स दैट हैव अ पुअर रिसोर्स बट आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। अब इसमें आप एग्जाम्पल कहाँ का ले सकते हैं? भारत में अगर देखेंगे तो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कौन सी जगह है? साउथ में चले जाइए, तमिलनाडु, केरला, ये सभी जगह इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। फिर मुंबई इकोनॉमिकली डेवलप्ड, महाराष्ट्र भी इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा खनिज नहीं पाए जाते अगर छोटा नागपुर प्लेटू से कंपेयर करेंगे तो। आगे बढ़ेंगे, द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इंक्लूड इंश्योरिंग दैट एवरीवन हैज़ एक्सेस टू द रिसोर्सेज दे नीड टू। हर इंसान को अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितनी संसाधनों की ज़रूरत है उतना दिया जाए, ये भारत में प्रावधान किया गया है। उसके बाद रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, कि संसाधन का अगर इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो पर्यावरण में ज़्यादा दिक्कत ना आए, पर्यावरण को नुकसान आप ना पहुंचाए। और तीसरा, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। होता क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है। इसके बाद देखिए, चैलेंजेस बहुत सारे हैं भारत में। जैसे भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और दुनिया का पहला सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, और यहाँ पर इतने बड़े देश में आप सब की ज़रूरतों को जानना बहुत मुश्किल है। आप सेंसस करवाएंगे तो भी मुश्किल है।
सबकी ज़रूरतों को जानना और फिर उन ज़रूरतों को पूरा करना और भी मुश्किल है। ठीक है। द लैक ऑफ एडिक्वेट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, आप जानते हैं कि डाटा कम है, इंफॉर्मेशन कम है हमारे पास। एंड द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, ये भी बात है। हमारे पास अस्पताल तो हैं, कई सारे वर्ल्ड क्लास अस्पताल हैं, लेकिन बहुत कम है, नंबर्स बहुत कम है। हमारे पास स्कूल्स हैं, कई सारे वर्ल्ड क्लास स्कूल्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल वर्ल्ड क्लास नहीं है हमारे पास, ये दिक्कत है। वर्ल्ड क्लास यानी बहुत बढ़िया स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि दुनिया से आते हैं लोग यहाँ, दुनिया से काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं आते हैं क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना डेवलप्ड नहीं है। अगर उतना डेवलप्ड होता तो आते लोग। वैसे आते हैं लोग, ज़्यादा आते हैं लोग भारत में, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, आते हैं, मगर ज़्यादा लोग नहीं आते। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका जाना चाहते हैं लोग पढ़ने के लिए, लोग यूक्रेन जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, लोग यूरोपीय देश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, फिर जापान जाते हैं लोग पढ़ने के लिए। लेकिन बहुत कम ही ऐसे बाहर के लोग हैं, फॉरेन लोग हैं जो भारत आते हैं पढ़ने के लिए। और इनमें से वो लोग होते हैं जिन्हें भारतीय संस्कृति में इंटरेस्ट होता है। और ज़्यादातर अगर आप देखें तो अमेरिका आप जा रहे हैं तो अमेरिकी संस्कृति में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, आप चाह रहे होंगे कि आप जाकर पढ़ाई करें। खैर, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो अमेरिका जाना चाहते हैं। हिस्ट्री में देखेंगे तो हिस्ट्री में आप जानते हैं कि भारत में क्या था, उपनिवेशवाद था। अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, फ्रेंच उपनिवेश था, डच उपनिवेश था और पोर्टुगीज़ उपनिवेश था, पुर्तगाली उपनिवेश। तो अब देखेंगे क्या है, रिच कंट्रीज इन कॉलोनीज वेयर मेन अट्रैक्शंस ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स। बाहर के लोगों को भारत क्यों लुभाता था? क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, भारत सबसे ज़्यादा अमीर था, इसलिए यहाँ पर पैसे कमाने की बहुत संभावना थी। हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनाइजेशन कंट्रीज, कॉलोनाइज्ड कंट्रीज हेल्प देम एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज एंड एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी ओवर कॉलोनीज। तो ये जो बाहरी शक्तियाँ थी, इनका डेवलपमेंट हो चुका था, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर चुके थे अपना, और इसी के कारण ये भारत में या फिर साउथ ईस्ट एशिया में इन सभी जगहों पर आकर अपना उपनिवेश बना पाए। क्या है देखिए, रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। ये तो सीधी सी बात है कि अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं किसी संसाधन को, तो सीधी टेक्नोलॉजी का आपको ज़रूरत है, उसके बाद इंस्टीट्यूशन की आपको ज़रूरत है। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। और भारत ने अपने उपनिवेशवाद के समय में ये देख लिया था, जब भारत में दूसरे देशों का उपनिवेश था। जब उपनिवेश होता है तो फिर वनडीवास का युद्ध होता है, आपको पता होगा। नहीं जानते हैं अगर वनडीवास का युद्ध, तो एक बार जाकर देख ले क्या है, बैटल ऑफ वनडीवास, जहाँ पर फ्रेंच कंट्री वॉश हो गई थी भारत से, हटा दिया गया था उन्हें, बैड पन। In India, development does not involve the availability of resources, but also the technology, quality of human resources and historical experience of the people. तो भारत में जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ भारत के एक्सपीरियंस का नहीं है। यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, और यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए आपको हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, लोगों ने जो अनुभव किया है उसके हिसाब से आपको डेवलपमेंट करना है। आपको पता है कि 1991 तक भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी था। भारत में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि लोग सोचते थे, भारत के लोगों का, नेताओं का ऐसा सोचना था कि अगर हम अपनी इकोनॉमी को खोल देंगे तो फिर से हम उपनिवेश के अंदर चले जाएंगे, इसलिए कोई देश हम पे आकर अपना हक जमाने लगेगा, इसलिए भारत की इकोनॉमी को क्लोज रखा गया था। लेकिन 1991 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भारत के इकोनॉमी को खोला गया, यहाँ पर एलपीजी कराया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग देखेंगे भारत में लैंड रिसोर्स, किस तरह से भारत में लैंड का इस्तेमाल किया गया है, क्या फीचर्स है भारत में लैंड ज़मीन का, उसी के बारे में। तो देखिए, ये खुला और आप देखेंगे, लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स एट मोस्ट इम्पोर्टेंस। बात ऐसी है कि अगर लैंड नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। अगर लैंड नहीं होगा तो ये कोचिंग सेंटर नहीं चल सकता, अगर लैंड नहीं होगा तो भारत में आप घर नहीं बना सकते, अगर आपको ज़मीन नहीं मिलेगी तो आप क्रॉप नहीं उगा सकते, फसल नहीं उगा सकते। तो सीधी सी बात है, द मेन थिंग इज लैंड।
It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication systems. तो बात ऐसी है कि लैंड ही सपोर्ट करता है इन सभी चीज़ों को। मैं सबका हिंदी नहीं बताऊंगा अभी। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। भारत में जो ज़मीन मौजूद है वो अलग अलग रिलीफ फीचर्स है, जैसे प्लेट्यूज हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, जैसे प्लेन्स हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कैसे हैं। देखिए, लैंड इन इंडिया 43% प्लेन है। पूरा जो मैदानी क्षेत्र है भारत का वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर का है। कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर आपको लिखना है तो लिख ले। तो यहां देखेंगे भारत में जो मैदानी क्षेत्र है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर का है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लेंगे। ये भारत का मैदानी इलाका है। इसके बाद देखिए, भारत में मैदानी इलाका लगभग 43% है और इसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में सबसे घनी आबादी का क्षेत्र भी यही है। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा है माउंटेन्स, जो 30% ऑफ टोटल सरफेस एरिया है भारत का। और ये क्या है? दे आर सोर्स ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट। सोर्स ऑफ वाटर कैसे? ज़्यादातर नदियाँ हिमालय से ही निकलती हैं। भारत में कुल 12,000 नदियाँ हैं और काफ़ी सारी हिमालय से ही निकलती हैं। और दूसरा माउंटेन्स, फिर वेस्टर्न घाट्स, उस तरफ लगभग 6,000 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, मिनरल्स माउंटेन्स और प्लेट्यूज दोनों से मिलते हैं और फॉरेस्ट भी माउंटेन एरिया में है। तीसरा देखिए, प्लेट्यू जो है, प्लेट्यूज कवर अबाउट 27% एरिया ऑफ द कंट्री। कितना? 27% है। और ये मिनरल रिसोर्सेज में रिच होते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू देख लीजिए आप, डांड कर्निया प्लेट्यू देख लीजिए आप। अब हम जानेंगे लैंड यूटिलाइजेशन और उसमें जानेंगे फॉरेस्ट के बारे में। तो देखिए, फॉरेस्ट क्या है? लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन कवर्स अबाउट 23% ऑफ इंडियाज लैंड। भारत की कुल भूमि का 23% की क्या है? फॉरेस्ट है। ज़्यादा नहीं है, 33% होना चाहिए, लेकिन कितना है? 23। ठीक है। और यहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं, उगाए नहीं जाते। वन का मतलब होता है नेचुरल वेजिटेशन, और नेचुरल वेजिटेशन जो होता है वो खुद उगता है। ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता उसमें। तो यहाँ पर लैंड यूज फॉर ग्रोइंग, क्योंकि उग ही रहा है ना, उग ही रहे हैं पेड़, इसलिए ग्रोइंग लिखा हुआ है। दूसरा क्या है? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। तो इसमें क्या है? देखिए, लैंड दैट इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूडिंग बैरन एंड वेस्ट लैंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस एंड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। तो इस तरह का जो बंजर जमीन है वो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन है। इसके बाद देखेंगे परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। तो ये देखिए, पहाड़ी इलाका में ये ज़्यादा मिलता है। ये क्या कहते हैं? घास के मैदान है, ग्रासलैंड्स कहा जाता है इन्हें, प्रेरीज ये भी। तो लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग लाइफ स्टॉक्स। खूबसूरत सी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पर काफ़ी सारे मवेशी भी है। आगे बढ़ते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर? देखिए, लैंड यूज फॉर ग्रोइंग नॉन एग्रीकल्चरल ट्रीज क्रॉप सच एज कोकोनट, रबर एंड टी। तो ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में या फिर साउथ के इलाकों में कोकोनट्स, रबर, टी, ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, यानी प्लांटेशन क्रॉप्स वाले। ठीक है। इसके बाद करंट फैलो, ऐसी ज़मीन जिसे छोड़ दिया गया है ताकि वो अपनी फर्टिलिटी रिगेन कर ले। देखिए यहाँ पर ये ज़मीन जो है इसे छोड़ दिया गया है ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को रिगेन करे। इसके बाद देखिए नेट सोन एरिया, तो लैंड दैट इज कल्टिवेटेड ईच ईयर। कितना ज़मीन है जिसे हर साल जोता गया है, जिस पर हर साल खेती की जाती है। ठीक है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ये क्या है? द टोटल एरिया दैट इज सोन विद क्रॉप्स ईच ईयर इंक्लूडिंग द लैंड दैट इज सोन मोर देन वंस। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे लैंड यूज इन इंडिया। तो इंडिया में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, लैंड यूज डाटा इज अवेलेबल फॉर ओनली 93% ऑफ इंडिया टोटल जोग्राफिकल एरिया। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। किस बात के लिए? सर्वे करने के लिए, लैंड सर्वे किसी भी तरह का। उसके बाद फिर आप जानते हैं कि कश्मीर का कुछ इलाका पाकिस्तान ने अवैध कब्जा जमा रखा है। उसके बाद कश्मीर, लद्दाख का कुछ इलाका जो है, कश्मीर और लद्दाख का इलाका पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा जमा रखा है। फिर लद्दाख के इलाके पर चीन ने भी कब्जा जमा रखा है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। ठीक है। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज डिक्रीज्ड। परमानेंट पास्चर यानी घास के मैदान वो कम हुए। अब आगे देखते हैं
Most of the other than the current fallow lands are either of poor quality. The cost of cultivation of such land is very high. तो ऐसी ज़मीन जहाँ पर करंट फैलो है, लेकिन फैलो रहने से क्या होता है, छोड़ देने से क्या होता है, वहाँ पर फर्टिलिटी रीगेन होती है धीरे धीरे, लेकिन भारत में क्वालिटी ख़राब है। और इसी के कारण यहाँ फैलो लैंड्स को दोबारा कल्टीवेट करने पर, वहाँ दोबारा खेती करने पर बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, इकोनॉमिकली ख़राब है। The percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area. तो भारत का जो टोटल एरिया है रिपोर्टिंग, उसमें नेट सोन एरिया कितना है? 54% है। The pattern of net zone area varies greatly from one state to another. हर स्टेट में अलग अलग नेट सोन एरिया का पैटर्न होता है। जैसे कि आप देखेंगे झारखंड जैसे प्रदेश में कम है, वहीं आप बिहार में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, और वहीं आप पंजाब में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरीके से फिर फॉरेस्ट इन इंडिया, तो भारत का लगभग 24.56% जो एरिया है वो फॉरेस्ट में है, ठीक है। और ये कब है? 2019 का रिपोर्ट है। अब देखेंगे यूज़ ऑफ फॉरेस्ट, क्या 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 इस्तेमाल किया जाता है फॉरेस्ट का। देखिए, टिम्बर के लिए, फ्यूल वुड के लिए, फॉडर के लिए, फॉडर यानी चारा, फूड यानी खाद्य सामग्री इकट्ठा करने के लिए, माफ़ करिएगा, मेडिसिन। आप जानते हैं कि काफ़ी आयुर्वेद में जो इस्तेमाल किया जाता है औषधि, ठीक है, वो कहाँ से आते हैं? फॉरेस्ट से ही आते हैं, जड़ी बूटियाँ। टूरिज्म के लिए भी, और इन्वायरमेंटल सर्विसेज। इसके बाद क्या है देखिए, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट सिस्टम। तो डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर, ओवरग्रेजिंग एंड पोल्यूशन, इनके कारण जंगल जो है वो ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तेंदुआ डिप्रेशन में बैठा हुआ। लैंड डिग्रेडेशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि ज़मीन अगर डिग्रेड हो जाएगी तो सबसे पहला दिक्कत होगा खाना में। फसल अगर आप नहीं उगा पाएंगे तो खाएंगे क्या? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वारिंग एंड सम ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ये सभी चीज़ें हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। उसके बाद ओवरग्रेजिंग, ज़्यादा चरा देना मवेशियों को। उसके बाद माइनिंग। डिफॉरेस्टेशन और ओवरग्रेजिंग से सॉइल इरोजन होता है। माइनिंग से ज़मीन खराब होती है। क्वारिंग से आप ज़मीन खोद देते हैं, वहाँ पहुँचना मुश्किल है। इन सभी चीज़ों से लैंड डिग्रेड होता है। उसके बाद देखिए, लैंड डिग्रेडेशन कैन लीड टू सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग, सैलिनाइजेशन एंड अल्कलाइजेशन, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं। और क्या है देखिए, देयर आर सेवरल वेज टू एड्रेस लैंड डिग्रेडेशन इंक्लूडिंग अफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग एंड कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। इन सभी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो क्या होगा? लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माफ़ करिए। सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल एज अ रिसोर्स, तो सॉइल क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स दैट प्रोवाइड्स प्लांट्स विथ न्यूट्रिएंट्स विद एंड हेल्प्स टू रिटेन वाटर, ऐसा है। Soil is home to a variety of organisms that help to decompose organic matters and cycle nutrients. और soil regulates the water and protects us from erosion. होता है ऐसा है देखिए, सॉइल जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो अपनी फर्टिलिटी खुद गेन कर लेगी। दूसरी बात है कि पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है सॉइल में, आपको पता है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल में होते हैं जिस पर आप पेड़ उगाते हैं, फसल उगाते हैं। दूसरी बात, सॉइल इज होम टू वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या करते हैं ये? अगर सड़ी हुई चीज़ें हैं ज़मीन पर पड़ी हैं तो उन्हें खाने का काम करते हैं, उन्हें खाते हैं, सड़ाते हैं और फिर सॉइल में ह्यूमस डालते हैं, आपको पता होगा। और लास्ट में क्या है देखिए, सॉइल रेगुलेट्स द वाटर साइकिल एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इरोजन। सॉइल रेगुलेट्स वाटर साइकिल कैसे? आपको पता होगा कि पेड़ जो है वो रेगुलेट करते हैं वाटर साइकिल को, और सॉइल पे ही तो होते हैं पेड़। तो बात वही है। अब देखिए, अलुवियल सॉइल क्या है? भारत में जो अलग अलग तरीके के सॉइल पाए जाते हैं उसमें से एक क्या है? अलुवियल सॉइल। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रीडोमिनेंट एंड वाइटल सॉइल टाइप इन इंडिया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है पार्टिकल साइज वेरीज विद प्रॉक्सिमिटी टू रिवर वैलीज एंड स्लोप्स। रिवर वैली और स्लोप से अगर आप देखेंगे तो पार्टिकल साइज डिफरेंट होगा। जैसे ऊपर की तरफ जहाँ से नदियाँ आती है वहाँ पर ज़्यादा कंकड़ पाए जाते हैं,
नीचे की तरफ कम कंकड़ पाए जाते हैं, ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, फाइन पार्टिकल्स मिलता है सॉइल में। ठीक है, कंपोज्ड क्या चीज़ है, देखिए सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन वेरिंग प्रोपोर्शंस। सबसे बढ़िया अलुवियल सॉइल जो होती है उसे कहते हैं लोम। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्लासिफाइड एज ओल्ड, बांगर एंड न्यू, खादर। बांगर रिचर इन फर्टिलिटी, फाइनर पार्टिकल्स, खादर कंटेन्स मोर कंकड़ नोड्यूल्स। तो ये सभी चीज़ें हैं कि बांगर क्या है, ज़्यादा उपजाऊ है, फाइनर पार्टिकल है उसमें, और कंकड़ क्या, खादर क्या है, उसमें कंकड़ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पर मिलती है ये। तो ये है सिंधु नदी, आपको पता है इंदस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है गंगा नदी और ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और भारत में जो उत्तरी भारत का मैदान जो है, ये वाला इलाका, ये इन्हीं तीनों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और देखिए डिपॉजिटेड बाय मेजर हिमालयन रिवर सिस्टम्स, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और दूसरी बात है कि नॉर्दर्न प्लेन्स, राजस्थान और गुजरात तक जाती है ये। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फर्टिलिटी के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होता है क्योंकि इसमें पोटैश होता है और फॉस्फोरिक एसिड होता है, थोड़ा सा लाइम कंटेंट भी है, चूना भी है थोड़ा सा। आइडियल फॉर क्रॉप्स लाइक शुगर केन, पैडी, व्हीट, सीरियल एंड पल्सेस। इस तरह के फसलें उगाई जाती हैं इस पर, और क्रॉप्स थ्राइव इन दीज न्यूट्रिएंट रिच सॉइल्स। ठीक है, तो अब जानेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में, काली मिट्टी के बारे में। और काली मिट्टी कैसे बनती है पहले वो बताता हूँ, उसके बाद फिर बात करेंगे काली मिट्टी के बारे में। देखिए ये आपको ज्वालामुखी दिख रहा है, यहाँ से आपको लावा निकलता दिख रहा है, और यही लावा नीचे भी होगा। अच्छा, लावा क्या होता है, लावा इज मोल्टन रॉक्स, यानी पिघली हुई चट्टाने हैं। तो पिघली हुई चट्टाने जब जमीन के नीचे होती है तो उन्हें मैग्मा कहते हैं, और पिघली हुई चट्टाने जब बाहर आ जाती है जमीन के तो उसे कहते हैं लावा। और ऐसी जगह जहाँ से लावा निकल रहा हो उसे कहते हैं वोल्केनो। तो ये एक वोल्केनो है, ये एक ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी से जब लावा बाहर आता है तो फैल जाता है, और फैलने के बाद इग्नियस रॉक्स बनाता है, जैसे आप जानते होंगे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सभी। और जब ये ग्रेनाइट या बेसाल्ट टूटते हैं, इनकी वेदरिंग होती है तो बनाते हैं ब्लैक सॉइल। ठीक है, फॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशन एंड पेरेंट रॉक मटेरियल। ठीक है, तो किस तरह से फॉर्मेशन होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन और दूसरा पेरेंट रॉक मटेरियल, दो ऐसी चीज़ें हैं जो बताएंगी कि मिट्टी किस तरह की होगी, ज़्यादा खुरदरी होगी या फाइन होगी, ऐसे। उसके बाद प्राइमरीली फाउंड इन डेक्कन ट्रैप, बसॉल्ट रीजन। तो क्या है, कहाँ पर मिलता है, डेक्कन ट्रैप में, यानी डेक्कन प्लेटू के आसपास। तीसरी चीज़ कि फॉर्म फ्रॉम लावा फ्लोज इन द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू के डेक्कन का जो पठार है, डेक्कन का जो पठार है हमारा, वहाँ पर लावा फ्लो हुआ और उसके कारण ही बना है ब्लैक सॉइल वहाँ पर। आगे बढ़कर देखेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए, कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल, तो एकदम फाइन क्लेई मटेरियल से बना होता है। जैसे आप जलोढ़ मिट्टी को छुएंगे तो आपको लगेगा कि क्या मिट्टी है, मतलब टेक्सचर एकदम पाउडरी होता है, उसी की तरह। नोन फॉर मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, इसमें भी पानी होल्ड करने की शक्ति होती है, मॉइस्चर रिटेंशन की शक्ति होती है, जैसे अलुवियल सॉइल में होती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या होता है इसमें, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो काफ़ी ज़रूरी है ज़्यादातर पेड़ पौधों को उगाने के लिए। उसके बाद जनरली लो इन फॉस्फोरिक कंटेंट, फॉस्फोरिक कंटेंट में कम होता है इसमें। इसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, देखने में कैसा है, छूने में कैसा है, तो डेवलप्स डीप क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर एडिंग द सॉइल एरेशन। तो ऐसा है कि गर्मी के दिन में आप देखते होंगे कि मिट्टी के ऊपर दरारें पड़ जाती है, तो वो दरारें क्या है, उसी के कारण मिट्टी में हवा जाती है, एरेशन। ठीक है, स्टिकी व्हेन वेट, चैलेंजिंग टू वर्क विद अनलेस टिल्ड आफ्टर रेन और ड्यूरिंग प्री मानसून। जब भीग गई है मिट्टी तो बिल्कुल चिपचिपी हो जाती है, तो इस पर हल चलाना काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए ज़्यादातर रिकमेंडेड यही होता है कि ट्रैक्टर से हल चलाया जाए, मुश्किल काम है। और मानसून के वक्त से इस पर हल चलाया जाता है। उसके बाद लोकेशन में आप देखेंगे कि ये जो काला वाला इलाका आपको दिख रहा है, ये जो ग्रे कलर का इलाका आपको दिख रहा है, ये और यही है इलाका ब्लैक सॉइल का। यहीं पर ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण बसाल्ट रॉक बने, और उनके जब वो टूटे, उनकी वेदरिंग हुई, तो ये हो गया ब्लैक सॉइल वाला इलाका। और ब्लैक सॉइल बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है।
आप देखेंगे इस मैप में, अगर आप देखेंगे तो ये जो रेड आपको लाइंस दिखाई दे रही है ये रेड सॉइल है, ये जो ग्रीन है ये फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल है, और ये जो आपको हल्का सा ग्रीन दिखाई दे रहा है ये प्लेन वाली अलूवियल सॉइल है। इधर येलो जो दिख रहा है आपको एरिड सॉइल है, ठीक है। और हल्का हल्का जहाँ पर आपको ये सब दिख रहा है, ये या फिर ये स्किन कलर जो आपको दिख रहा होगा, ये है लैटेराइट सॉइल। तो देखिए लोकेशन क्या है, एक्सटेंड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटो। तो ये जो डेक्कन प्लेटो है यहाँ पर पूरे में, ठीक है। कौन कौन से स्टेट में है, तो देखिए महाराष्ट्र में है, सौराष्ट्र में, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो कहीं कहीं स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट सारी चीज़ें दे दी है। मालवा का इलाका जो है, सौराष्ट्र का जो इलाका है ये देखिए, सौराष्ट्र का इलाका इधर देखिए यहाँ पर। उसके बाद फिर मालवा ये इलाका है। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश नीचे यहाँ पर, और छत्तीसगढ़। एक्सटेंड साउथ ईस्ट अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। तो ये जो गोदावरी और कृष्णा की जो घाटियां है यहाँ पर, वहां पर तक है साउथ ईस्ट। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर कृष्णा की घाटी है, ऊपर में गोदावरी की घाटी आती है और नीचे कावेरी की घाटी है। रेड एंड येलो सॉइल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। ये भी इग्नियस रॉक से ही बनती है, ठीक है। कॉमन इन लो रेनफॉल रीजन्स ऑफ ईस्टर्न एंड साउदर्न डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू के ईस्ट और साउथ में, जैसा कि आपने पिछले मैप में देखा होगा, देखिए जो पिछला मैप है डेक्कन प्लेटू के ईस्ट और डेक्कन प्लेटू का साउथ, ये दोनों क्या है, रेड सॉइल वाला इलाका है, ठीक है। ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो कौन कौन से स्टेट में है देखिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन एंड पाइडमाउंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो इन जगहों पर क्या है, इन जगहों पर रेड सॉइल पाई जाती है। अब देखिए कलर और कॉम्पोजिशन कैसा होता है इसका। तो रेड कलर होता है क्योंकि आयरन बहुत ज़्यादा होता है इसके क्रिस्टल्स में। रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि इसके क्रिस्टल्स में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। और कभी कभी येलो दिखती है जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो, इसलिए इसे येलो सॉइल भी कभी कभी कहा जाता है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है वो भी देख ले। डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फाउंड इन रीजन्स विथ लिमिटेड मॉइस्चर, जहाँ पर मॉइस्चर की थोड़ी कमी हो वहाँ पर पाई जाएगी। जनरली लेस फर्टाइल देन अलूवियल सॉइल, अलूवियल सॉइल से कम फर्टाइल होती है। ये जो सॉइल है, रेड सॉइल जो है, ये सब्जी उगाने के लिए उपयुक्त है, ज़्यादा बढ़िया सब्जी उगाने के लिए। हरी सब्जियाँ हो गई जैसे पालक, टमाटर, इन सभी चीज़ों को अगर उगाना है तो अलूवियल सॉइल ये रेड सॉइल काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद ऑफ्टन रिक्वायर्स प्रॉपर मैनेजमेंट एंड इरिगेशन। जब आप रेड सॉइल को, मैंने कहा कि मॉइस्चर लिमिटेड एरिया में है, तो इसीलिए इरिगेशन काफ़ी ज़रूरत पड़ती है और मैनेजमेंट काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ती है। मैनेजमेंट करने का, इसका प्रबंधन करने का ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्यों? इसलिए क्योंकि इरिगेशन अगर नहीं होगा तो फसल नहीं उगेगी इस मिट्टी पर, इसलिए। अब देखेंगे लैटेराइट सॉइल के बारे में। और ये जो आपको दिख रहा है ये है कॉफ़ी। तो लैटेराइट सॉइल क्या है देखिए, एटिमोलॉजी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। लैटेराइट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैटिन लेटर मीनिंग ब्रिक। तो ब्रिक के जैसी जो आप ईंटें देखते हैं, उन्हीं ईंटों की कलर में ये सॉइल दिखाई देगी, हल्का रेडिश, हल्के रेडिश और येलो के बीच में, ठीक है। डेवलप्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स विद अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन। देखिए होता यह है कि रेड सॉइल है कहीं पर, ठीक है। रेड सॉइल पर जब ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ लीचिंग की प्रक्रिया हो जाती है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया होगा कि लीचिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, कि सॉइल के ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी के कारण सॉइल में सीप कर जाते हैं और सॉइल ऊपर में फर्टिलिटी थोड़ा कम हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर लैटेराइट सॉइल बन जाता है। तो रेड सॉइल से ही लैटेराइट सॉइल ज़्यादातर बनता है। और फॉर्म्स ड्यू टू इंटेंस लीचिंग फ्रॉम हैवी रेन, ये देख लीजिए, मैंने बता दिया आपको। इसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन और एग्रीकल्चरल पोटेंशियल देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन का है मोस्टली फाउंड इन साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है। occurs in regions like western ghats of Maharashtra, Odisha and some parts of West Bengal and North Eastern region। तो कहीं कहीं वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी है। और उसके बाद फिर इसका एग्रीकल्चरल यूज देखेंगे तो सुटेबल फॉर टी एंड कॉफी कल्टीवेशन, ठीक है। और दूसरा लैटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला, वेल सुटेड फॉर काशू नट क्रॉप्स। कैश्यू मतलब काजू होता है। अगर आप इस मिट्टी पर ध्यान देंगे तो आप दूसरी फसलें भी उगा सकते हैं, लेकिन मेनली क्या उगाया जाता है इस पर,
टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। इसके बाद है एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल क्या है देखिए, जो डेजर्ट में मिलती है, ठीक है। तो डेजर्ट क्या होता है, ऐसा इलाका जहाँ पानी की बहुत कमी है, उसे ही डेजर्ट कहते हैं। तो देखिए टेक्सचर और अपीयरेंस कैसा होता है एरिड सॉइल का, देखिए रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, रेड से ब्राउन, और दूसरा चीज़ सैंडी टेक्सचर, बस यही दोनों है। इसके बाद कहाँ पर मिलती है ये, तो देखिए फॉर्म्स इन एरिड ड्राई क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर्स, ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी की कमी है वहीं पर मिलेगा, ड्राई क्लाइमेट है, पानी की कमी है। उसके बाद फिर फास्ट इवापोरेशन लीडिंग टू मॉइस्चर एंड ह्यूमस डिफिशियंसी, ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर इवापोरेशन होता है जिसके कारण मॉइस्चर, नमी में भी कमी होती है और उसके बाद ह्यूमस भी नहीं होता, इसलिए उपजाऊ ज़्यादा नहीं होती है। इसके बाद फिर फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, तो कहाँ मिलती है ज़्यादातर ये, फाउंड इन हिली माउंटेनस रीजन्स, कहाँ मिलेगा, जहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई है, हिली और माउंटेन रीजन में। दूसरी चीज़ है इसके बारे में कि वैली एरिया में ये लोमी रहेगी और सिल्टी रहेगी, मतलब बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होंगे इसके, ठीक है। लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे, वैली के ऊपर जाते हैं, तो इस तरह की कोर्स ग्रेन मिलेगी। इसलिए मैंने ये फोटो डाली है, देखिए वैली वाला जो इलाका है वहाँ पर आपको एकदम फाइन मिट्टी दिख रही होगी, पत्थर नहीं है उसमें, कंकड़ पत्थर नहीं मिलेंगे। जबकि आप ऊपर आ रहे हैं, ऊपर के इलाके में कंकड़ पत्थर है, इसलिए यहाँ लिख दिया कोर्स ग्रेन ऑन अपर स्लोप्स। इसके बाद कहाँ मिलेगी देखिए, इन हिमालयन स्नो कवर्ड रीजन्स दे फेस डेन्यूडेशन और एसिडिक विथ लो ह्यूमस ड्यू टू स्नो इम्पैक्ट, स्नो के कारण कम एसिडिक होता है और ह्यूमस कम होता है, ठीक है। और ऊपर में डेन्यूडेशन के कारण, डेन्यूडेशन होता है इसका। सॉइल इरोजन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन सच एज वेदरिंग, रनिंग वाटर एंड विंड। कैरिंग अवे ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी कहीं पर होगी और उसे उड़ा कर ले जाया जाएगा, या तो हवा से या फिर पानी की मदद से, तो इसे क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन, ठीक है। रॉन्ग मेथड्स ऑफ फार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड अदर मैल प्रैक्टिसेस सच एज ओवरग्रेजिंग आल्सो कंट्रीब्यूट टू सॉइल इरोजन। तो ये सभी चीज़ें हैं, जैसे गलत फार्मिंग का तरीका, दूसरा डिफॉरेस्टेशन, तीसरा ओवरग्रेजिंग, ये सभी चीज़ सॉइल इरोजन में कंट्रीब्यूट करते हैं, इन्हीं का कारण सॉइल इरोजन होता है। उसके बाद देखिए सॉइल इरोजन का ये चार्ट देखेंगे और देखेंगे, यहाँ देखिए आपको थोड़ी नलियाँ दिखाई दे रही होंगी पीछे इस फोटो में, यही सॉइल इरोजन है, इसे कहते हैं गली इरोजन। जब आप देखेंगे, आप अगर मैदान में खेलते हैं तो आपने देखा होगा, जब बारिश होती है तो पानी एक नली अपना रास्ता बनाता है, तो नाली की तरह रास्ता होता है, उन्हीं नालियों को गली कहते हैं। शुरू में जब ये नालियाँ बनाती हैं तो इन्हें रिल कहते हैं, और जब रिल बड़ी होती है तो गली कहते हैं, ये जो बड़ी वाली है गली है। और जब गलियाँ बड़ी हो जाती है, गलीज बड़ी हो जाती है, तो उन्हें रैविन्स कहते हैं। तो देखिए वेजिटेशन कवर, सॉइल इरोजन क्यों होता है, वेजिटेशन कवर कम हो तो प्लांट्स एंड ट्रीज स्टॉप इरोजन बाय होल्डिंग द सॉइल। घास को भी आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि घास अगर मिट्टी में लगा दी जाए और वहाँ से पानी बहा जाए तो मिट्टी नहीं बहती। तो इससे क्या पता चलता है कि प्लांट्स के जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। डिफॉरेस्टेशन हैज लेड टू लेस वेजिटेशन कवर रिजल्टिंग इन सॉइल इरोजन। जब जहाँ पर पेड़ नहीं है वहाँ पर जड़ तो पकड़ने के लिए होंगे नहीं, और नहीं है तो सीधी सी बात है कि सॉइल इरोजन होगा। डिफॉरेस्टेशन इज डन ड्यू टू द इंक्रीजिंग नीड ऑफ पॉपुलेशन फॉर लैंड। तो ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत क्यों हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपको रहने के लिए ज़्यादा ज़मीन चाहिए, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपको कल्टीवेशन करने के लिए ज़्यादा ज़मीन चाहिए, और इसके कारण आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं। और डिफॉरेस्टेशन जब करते हैं तो सॉइल इरोजन तो लाजमी है। इसके बाद एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, तो कौन कौन सा है देखिए, फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन। जब आप गलत एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, गलत कृषि करते हैं, तो सॉइल डिग्रेड कर जाती है, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग एंड माइनिंग ऑल्सो डिग्रेड्स द सॉइल। ओवर ग्रेजिंग और माइनिंग से भी सॉइल खराब होती है, मिट्टी खराब होती है। रेनफॉल पैटर्न में देखेंगे, हैवी रेनफॉल डज मोर डैमेज देन यूनिफॉर्म रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप किसी मिट्टी पर ज़्यादा पानी गिराएंगे तो सीधी सी बात है कि वहाँ लीचिंग होगी। लीचिंग मैंने आपको बताया, न्यूट्रिएंट्स जो है ज़मीन के नीचे सीप कर जाते हैं, और अगर न्यूट्रिएंट्स ज़मीन के नीचे सीप कर जाएंगे तो ऊपर तो फर्टिलिटी कम होगी। द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल लीड्स टू लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लीविंग द टॉप सॉइल डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो मैंने अभी बताया आपको।
स्लोपी एरियाज आर मोर प्रोन टू इरोजन दैन प्लेन्स। क्यों? क्योंकि स्लोपी एरियाज में लैंडस्लाइड्स आते हैं, स्लोपी एरियाज में शीट इरोजन होता है। अचानक से मिट्टी की एक परत फिसल के गिर जाएगी स्लोप से, तो इसे कहते हैं शीट इरोजन। रिवर्स एंड अदर वाटर स्ट्रीम्स फ्लो डाउनहिल टेकिंग द सॉइल विद देम। बहुत ज़्यादा केसेस में ये भी होता है कि नदियाँ भी पानी के साथ मिट्टी को ले जाएंगी, तो ये मिट्टी जब ले जाती हैं तो प्लेन्स में डिपॉजिट करती है। सॉइल कंजर्वेशन के बारे में थोड़ा जानते हैं। सॉइल कंजर्वेशन प्रिवेंट्स इरोजन, मेंटेन्स फर्टिलिटी। तो क्या होता है सॉइल कंजर्वेशन करने से? इरोजन कम होता है, फर्टिलिटी बनी रहती है, उपजाऊपन बना रहता है। कॉज ऑफ इरोजन, नेचर और ह्यूमंस। तो नेचर और ह्यूमन दोनों का कारण होता है। नेचर से कैसे? हवा से मिट्टी उड़ गई या फिर बाढ़ आ गया तो मिट्टी बह गई। और ह्यूमन भी है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बैड प्रैक्टिसेस, उसके बाद फिर ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा अगर चरा दिया तो मवेशियों को चराना। मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, क्रॉप रोटेशन, कॉन्टूर फार्मिंग, टेरेस, कवर क्रॉपिंग, नो टिल फार्मिंग, ये सभी चीज़ें हैं। सबसे पहले क्रॉप रोटेशन। आप एक ही क्रॉप नहीं, अलग अलग क्रॉप अगर आप मिट्टी पर लगाते हैं, जैसे इस साल टमाटर लगा दिया, ठीक है, अगले साल कुछ और, उसके अगले साल कुछ और, तो हर जो पेड़ है उसकी अलग अलग ज़रूरत, हर जो पौधा होता है उसके ज़रूरत अलग अलग होते हैं, और जिसके कारण एक तरह का न्यूट्रिएंट कभी भी खर्च नहीं होता ज़्यादा। यही है, एक तरह का न्यूट्रिएंट ज़्यादा खर्च नहीं होता, दूसरे तरह का न्यूट्रिएंट बना रहता है क्योंकि दूसरे पौधे को उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कॉन्टूर फार्मिंग, तो आप देखे होंगे पहाड़ के इलाकों में सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं, टेरेस फार्मिंग उसे कहते हैं। और उसी की तरह होता है कॉन्टूर फार्मिंग कि अगर पानी ऊपर से गिराया जाए तो मेड़ रोक लेती है पानी को। ठीक है। टेरेस फार्मिंग भी उसी की तरह होता है, ऐसे सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं पहाड़ों के ऊपर और इस पर चाय उगाई जाती है, आपने देखा होगा। कवर क्रॉपिंग, उसके बाद नो टिल फार्मिंग। नो टिल फार्मिंग का मतलब है कि आप खेत को जोतते नहीं हैं, सीधा बीज फेंक देते हैं और इससे पेड़ उगते हैं, पौधे उगते हैं। और कवर क्रॉप्स, कवर क्रॉपिंग, ठीक है। कवर क्रॉपिंग क्या है? आप पेड़ जो है उसके माफ़ करिएगा, आपका जो खेत है उसके इर्द गिर्द क्रॉप्स लगा देते हैं, दूसरे पेड़ लगा देते हैं। इससे होता क्या है, अगर बाढ़ की स्थिति आ गई तो मिट्टी बहकर कहीं जाती नहीं, आपके खेत में ही रह जाएगी। ठीक है। और इस क्लास में इतना ही, इसके बाद पढ़ेंगे अगले क्लास में अगला चैप्टर। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।